याद आ रहा होगा कि कुल रेल पथ नेटवर्क देश भर में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य चलाई गई थी। प्रदेश में रेल मार्गों की कुल लंबाई नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 9191 किलोमीटर है। अब ये बदल गया भाई, ये ध्यान रखिए, अब 9100 किलोमीटर हो गया लंबाई कुल। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, इसकी लंबाई 1366 मीटर है। गोरखपुर वाले कोई हैं? जरा बताइए भाई, क्या 1366 मीटर लंबा है ये प्लेटफॉर्म? गोरखपुर वाले कौन है इसमें? उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन है, एक पूर्वोत्तर रेलवे जोन, एक उत्तर मध्य का रेलवे जोन। उत्तर पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है, जबकि उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय आपका प्रयागराज में है। 2 रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं, वह कौन कौन से हैं? यही प्रयागराज व गोरखपुर भर्ती बोर्ड है। एनटीपीसी में एग्जाम में आप वैकेंसी भरते होंगे। अच्छा, आजमगढ़ जगह मिर्जापुर बोल दिया था? आजमगढ़ जगह मिर्जापुर बोल दिया था क्या भाई? नहीं, ये आजमगढ़ होगा। अंबेडकर नगर से जब आगे निकलेगा तो आजमगढ़ होगा, मिर्जापुर नहीं होगा। मिर्जापुर तो आपका ये यहाँ है, अगर मुंह से निकल गया तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आजमगढ़ तो आपका यहाँ पर है, मिर्जापुर तो यहाँ है आपका, यहाँ पर आपका आजमगढ़ है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी का कमेंट मैंने देखा। सर एक रिक्वेस्ट है कि आपका टेक्निकल टीम से अगर वो लोग वीडियो अपलोड करते वक्त टॉपिक भी लिख देते लेक्चर का नाम पर, तो रिवीजन करने में इजी होता है। पहले दिन से समझा रहे राजू भैया कि वो लोग, मैं आपको वो इतना स्किल डेवलपमेंट नहीं होंगे जितना आप होंगे। जब आप अपने स्वयं के क्लासेस को डेली एक पेज में आज तक नोट नहीं कर पाए, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो लोग आपको डेली वो नोट करके देंगे? तो मैंने तो कहा है फिलहाल, लेकिन वो तो लापरवाही कर जाते हैं कभी इस चीज को लेकर। और लेकिन मैंने आप लोगों को पहले क्लास में ही बात को समझा दी थी, जो भी क्लास करिए एक आप चार्ट बना लीजिए, डेली उसमें नेट लिख लिया करिए, तो आपको खुद ही याद रहेगा। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि उस पर टॉपिक का नाम मेंशन कर दिया करें, देख करके जो भी टॉपिक रहा करें वीडियो में। तो एक्चुअली फ्रेंड्स क्या है, टॉपिक के अंदर 20-20 के टॉपिक स्टार्ट होते हैं। अब जो टेक्निकल टीम का व्यक्ति होगा जो अपलोड करने का काम करता है, वो इतना दक्ष तो होगा नहीं कि वो टॉपिक देख करके कोई मेंशन हेडिंग देख करके समझ जाए किस विषय के किस टॉपिक का हिस्सा है। तो उस चीज को मेंशन नहीं कर पाते, कई बार उनको असुविधा होती है, इसलिए लेक्चर केवल मेंशन करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं से ऐसा कर सकते हैं ना कि लेक्चर जब आप पढ़ते हैं मेरे साथ, तो लेक्चर के साथ वहां नोट कर लीजिए कि सर ने पहले लेक्चर में क्या पढ़ाया, सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ाया था। हर ऑनलाइन क्लास में ऐसे करके उसको अपने कॉपी में रख लिया, डायरी में। जब भी आपको रिवीजन कर ली उसको निकाल लीजिए। अच्छा, आज हमको मेला पढ़ना है, मेला सर ने 12 नंबर लेक्चर पढ़ाया, 12 वाला खोल लो, खुद से खुद तो कुछ करिए। चलिए, अब हम लोग इतने रेडीमेड के आदी हो गए हैं कि कुछ सारी चीजें सुविधाएं एकदम चाहते हैं सब कुछ हम लोगों को मिल जाए। अच्छा, अनुराग गोयल जी, ठीक। अच्छा देखिए अनुराग गोयल जी ने लिखा, इनसे मैं अपने व्हाट्सएप पे मंगा लेता हूं और आप सभी लोगों को ग्रुप में मैं प्रोवाइड करा देता हूं। ठीक, सभी लोग उसकी एक पेज लिख लीजिएगा। अब उनको धन्यवाद बोलिए अनुराग गोयल जी को, उन्होंने मेहनत करके बनाई है और उन्होंने मेरी बात पर भी अमल किया, इसलिए उनके पास है। तो अनुराग गोयल जी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा 70 68 50 72 75। ये मैं सेंड करा दूंगा आपके ग्रुप में, तो ग्रुप से सेंड करके हो जाएगा। ऋषभ पांडे जी कह रहे हैं कि सर जीएस वर्ल्ड की अब छोटी परीक्षाओं के लिए भी कुछ संस्थान शुरू कराइए, इसकी गुणवत्ता से छात्रों की ऐसी इच्छा है, इस सुझाव को आप नीरज सर तक जरूर पहुंचाएं। नहीं, अभी वनडे के लिए तो ऐसा नहीं है, अभी सिविल से ही फुर्सत नहीं है। 3 ब्रांच है हम लोगों की, दिल्ली में है, लखनऊ में है, प्रयागराज में है, तो अभी समस्याएं हैं। वनडे के लिए दूसरा प्लेटफॉर्म होगा। चलिए, तो मेरे नंबर पे आप दे दीजिएगा अनुराग गोयल जी, तो मैं बच्चों को सेंड करा दूंगा। लेकिन भविष्य में आप लोगों के लिए मैं ये समझा रहा हूं, कभी भी कोई ऑनलाइन क्लास करिए तो, क्योंकि क्या होता है, मैंने तो कहा है कई बार उनसे कहा कि आप जरा वीडियो को ओपन कर लिया करो, लेक्चर देख लिया करो, क्या पढ़ा रहे हैं नोट कर लिया करो, लेकिन वो कई बार उसको समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा सर कौन सा टॉपिक पढ़ा। बीच में देखकर कई टॉपिक मिक्स होता रहता है उसमें, तो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आप तो पढ़ ही रहे हो टॉपिक, तो आपको क्लियर होता है। आप अगर खुद से नोट कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। विष्णु प्रसाद, ग्रुप कौन है सर जिसमें ये मिलेगा? एडमिशन का ग्रुप बनाया जाता है ना लोगों का, वो आपको दिल्ली से ग्रुप होगा, वो मैं बताऊंगा, वो बता दूंगा मैं। प्रदेश में रेल मार्गों की कुल लंबाई नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 91 किलोमीटर, ये हो गया था, अब ये भी हो गया था। अब मुझे बताना, भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड मुगल सराय में है, जहां पे गाड़ियों को खड़ी करके वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग लाइन में कई बार उसकी धुलाई सफाई का काम किया जाता है, उसकी रिपेयरिंग का भी काम कभी कभी कर लेते हैं शॉर्ट में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या है? रेल पहिया कारखाना। क्या? रेल पहिया कारखाना। तो रेल पहिया कारखाना कहां बनाया गया है? ये रायबरेली में। रेल पहिया कारखाना आपका रायबरेली में बनाया गया है। और रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय, ध्यान रखिएगा, रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय भी आपका कहां पर है? ये भी आपका लखनऊ में है। उसके बाद रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना, ये आपका गोरखपुर में। रिपेयर, रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना, ये मैंने मैपिंग में नहीं समझाया था, ये गोरखपुर में है। और उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेल प्रभाग यानी कि 9 डिविजन्स हैं। और डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, ये मड़वाडी वाराणसी में है, ये भी मैंने मैपिंग में ही आपको समझाया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 23 अप्रैल 1956 को, ये क्वेश्चन मैंने वहां नहीं बताया था, इसलिए मैंने नोट्स में यहां आपको मेंशन कर दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 23 अप्रैल 1956 को इसकी आधारशिला रखी थी। पहले यह केवल डीजल इंजन बनाता था, लेकिन 2017 से डीजल इंजन, विद्युत इंजन दोनों बनाने लगा है। ध्यान रखिएगा, डीजल इंजन
और विद्युत इंजन अब दोनों बनाता है। पहले केवल ये डीजल इंजन बनाता था। समसामयिकी, कुछ करंट मुद्दे को इसमें जोड़ देते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। सेमी हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच कारखाना चेन्नई ने किया। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच कारखाना चेन्नई ने किया। और 4 अक्टूबर 2019 से दिल्ली के बीच आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण भारतीय रेल की पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस, इस बार पीसीएस में क्वेश्चन आ गया था। तेजस एक्सप्रेस ये क्वेश्चन आ गया था या समीक्षा अधिकारी में शायद आया था, मे भी शायद समीक्षा अधिकारी या पीसीएस दोनों में से किसी में एक में था। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था। मुगल सराय आपका ये लोकेशन यही, इसका ये भदोही है, सॉरी सोनभद्र है, ये मिर्जापुर है, यहीं पर ऊपर है आपका मुगल सराय वाला। यह ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच का सफर 6 घंटे में पूरा करती है। लखनऊ से दिल्ली के बीच का यह सफर 6 घंटे में पूरा करती है और इसका परिचालन रेलवे की कंपनी आईआरसीटीसी कर रही है। यह ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि भारत की पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस का आयोजन कहां से कहां किया जाता है? बनारस से दिल्ली, प्रयागराज से दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली या लखनऊ से बनारस? तो यही आंसर बताना था, लखनऊ से दिल्ली के बीच चलती है पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ जल परिवहन की बस एक दो बातें, एक सवाल में किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता कि कहीं से एक क्वेश्चन टपक जाए। इतनी मेहनत करके मैं सब कुछ पढ़ाया, फिर कहने को हो जाएगा सर आपने पढ़ाया, एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया नहीं आया। हम एक क्वेश्चन का भी एक्सक्यूज नहीं लेना चाहते हैं कि एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपके आए। इसलिए जल परिवहन के भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा, उसको भी मैंने नोट्स में ऐड कर दिया है। उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा तथा गोमती नदियों में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया के मध्य फैला है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया के मध्य फैला है। यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं, जलमार्ग है। यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। यह गंगा नदी से होकर गुजरता है। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। कितना? इस जलमार्ग की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां के मध्य गुजरता है? तो प्रयागराज से हल्दिया के मध्य। आगे बढ़ते हैं। वायु परिवहन की बात करें, केवल एक दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं आपके कि उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां है? बमरौली हवाई, प्रयागराज में है, जहां बमरौली हवाई अड्डा है। अच्छा, पीसीएस में आया था, हाँ शायद वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि दोनों एग्जाम एकदम साथ साथ हुए थे ना। क्वेश्चन मैंने दोनों सॉल्व कराया था यूट्यूब पर, पीसीएस वाला भी, समीक्षा अधिकारी वाला भी, तो वही डाउट हो रहा था। पीसीएस 2020 में आया था। ठीक, जलवायु, मिट्टी और कृषि नहीं, वहां केवल वो तो कृषि जलवायु कितने सस्ते जलवायु क्षेत्र न वही पूछा ही जाता है। मिट्टी में सॉरी, अभी आपका एक टॉपिक बचा हुआ, मैं डिस्कस कर दूंगा कृषि को लेकर जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली में स्थित है और राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चनों में बारीक को समझिए। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है, जबकि राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज, राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज, पैराशूट की बात हो रही है, ये आगरा में स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। सूचना संचार 1972 में एक और पॉइंट नोट करिए, जहां पे परिवहन निगम याद किया, जहां पे बेसिक शिक्षा परिषद याद किया, जहां पे उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी याद किया, वहीं पर यह भी याद कर लीजिए कि भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में। पिन कोड चलता है ना, अब जैसे आप फ्लिपकार्ट पे कहीं भी कोई शॉपिंग करते हैं तो कहते हैं आपके एरिया का पिन कोड क्या है, 21110001, 211004, 230 135। सबको अपना अपना कोड जरूर याद होगा, फॉर्म भरते होंगे, हमेशा इसका यूज होता होगा। तो भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत पहली बार 1972 में की गई और भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा, ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार एग्जाम में आया है, कम से कम मिनिमम। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद, अब प्रयागराज से नैनी के मध्य प्रारंभ हुई थी। पहली बार हवाई डाक सेवा की शुरुआत कहां से कहां के मध्य हुई थी? या 1911 में। ये सूचना संचार व्यवस्था है, इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुई थी। और उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र जो बनाया गया है यह आपका लखनऊ में स्थित है। और भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ मार्च 1854 में आगरा एवं कोलकाता के मध्य हुआ था। उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन नहीं है, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी में जब आप पढ़ते हैं परिवहन, वहां पढ़ाया जाता है कि भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ मार्च 1854 में आगरा एवं कोलकाता के मध्य हुआ। अब उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे आ गए, ये सब आप पढ़ चुके हैं, मेले और महोत्सव भी पढ़ चुके हैं और आपका ये पॉइंट हुआ कंप्लीट। अब आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास वाले टॉपिक पे। आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा, मध्य इतिहास पढ़ा, आधुनिक इतिहास पढ़ा और सारे सम्मेलन पढ़े, सारे स्थल पढ़े। अब आपको देखना है महत्वपूर्ण संगीत घराने। ये फैक्चुअल है भाई, ये तो याद करना बड़ा मुश्किल होता है। किताबों में पढ़ने के बाद तो कई बार ये मन होता है इसको पढ़ो या जाने दो, एक क्वेश्चन आया जाएगा तो छोड़ दो। कई बार ऐसा भाव आता है, स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा भाव आता था, घराने को छोड़ ही दिया जाए ज्यादा बेहतर है, कौन इतना माथा बच्ची करे।
ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे घराने, ऐसी ऐसी शैलियां कौन याद रखे। लेकिन अल्टीमेटली कई वर्षों के अनुभव के बाद जब एग्जामों में देखा गया तो ये लगा तरीका नहीं पता था। नहीं तो घराने को बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता होती ही नहीं है, बस बिल्कुल सीमित समय में स्ट्रेटजिक तरीके से यदि पढ़ लिया जाए तो 15 मिनट का खेल ही है ये, और घराने से प्रश्न कभी गलत भी नहीं होगा। तो घराने को लेकर जब आप किताबों में पढ़ते हैं तो समस्याएं आपको होती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है घराने को पढ़ने के लिए मोस्टली जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो टोटल बनारस और लखनऊ घराने से बनते हैं। और बनारस हमको तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले बनारस घराने वाले व्यक्तियों को एक अलग पार्ट में बांट देना चाहिए, लखनऊ घराने से व्यक्तियों को एक अलग पार्ट में बांट देना चाहिए। फिर ये देख लेना चाहिए कि कौन सरोद वादक है, कौन सहनाई वादक है, कौन ख्याल गायिका है, कौन नृत्यिका है, कौन आपकी ठुमरी गायिका है, कौन टप्पा शैली से संबंधित है, कौन से ख्याल गायिका है, उनकी शैलियां देख लो। और मोस्टली क्वेश्चन जो आता भी है ना एग्जाम में, यही पूछा जाता है हाल ही में ये चर्चा में रहे या हाल ही में ये ठुमरी गायिका या ये किस घराने से संबंधित है। कभी गिरजा देवी को पूछता है, कभी बागेश्वरी देवी को पूछा जाता है, कभी अच्छन महाराज को पूछता है, कभी सतारा देवी को पूछता है, कभी लिच्छू महाराज को पूछता है, कभी छोटी मैना को पूछता है, कभी बड़ी मैना को पूछता है। यही सारे व्यक्ति कुछ फेमस हैं। देखिए हर जगह ना एकदम फिक्स है कि सवाल कहां से बनेंगे, लेकिन वो समय के साथ साथ कई बार पता नहीं होता, इसलिए थोड़ा समस्याएं होती। एकदम क्लियर होता है क्वेश्चन यहां से यही पूछा जाएगा, होता है, उससे बाहर नहीं पूछेंगे। एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं वो भी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके बैठते, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चनों में उलट फेरो करते रहते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं। नए क्वेश्चन तो 10-15 पैसे बनते हैं भाई हर टॉपिक से। भाई आप सोचिए, आप प्रस्तावना जैसे आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, प्रस्तावना में इतने प्रश्न बन चुके, क्या नया प्रश्न बनाएगा। मान लीजिए किसी एग्जाम में मुझे ही दे दिया गया, चलिए भाई प्रस्तावना आपको प्रश्न बनाकर दे दीजिए बच्चों को। अब जितनी प्रस्तावना मैंने बातें पढ़ा दी उससे अधिक क्या मैं सोच पाऊंगा, जितना अब तक प्रश्न पूछा गया क्या सोचूंगा। बस बहुत मुश्किल कर सकता हूं, पूछने का तरीका बदल सकता हूं, इधर से फंसाऊंगा, उधर से फंसाऊंगा, हाँ में फंसाऊंगा, नहीं में फंसाऊंगा, लेकिन वही रहेगा। 42वां संविधान संशोधन, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष अखंडता को जोड़ा गया है, वही सारे कथन रहेंगे, वही संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष अखंडता रहेगी, वही 3 प्रकार के न्याय रहेंगे, वही 5 प्रकार की स्वतंत्रता रहेगी, वही 2 प्रकार की समता रहेगी, वही हमारी प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोक से होती है और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ। ऐसे ही तो बोलेंगे, इसके अलावा हम क्या नया प्रश्न बना पाएंगे। उसी तरीके से हर टॉपिक का अपना एक दायरा है कि उस टॉपिक के उसी दायरे से प्रश्न बनेंगे। बस वो दायरा आपको एक बार पता चल जाए ना, सारा खेल आसान हो जाए। लेकिन जब तक वो दायरा नहीं पता होता ना, इतनी मोटी मोटी किताबें घर में सजी हुई हैं और एक एक सब्जेक्ट की 10 किताबें सजी हुई हैं और पढ़ी कोई भी नहीं गई हैं, तो हमेशा आप लोग परेशान होते हैं। लेकिन मेरा मानना 10 किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अपने विषय विशेषज्ञ से आप मिलिए, उनसे केवल कभी एक किताब बताइए, दूसरी का नाम मत लीजिएगा मेरे सामने। जब हम आएंगे टीचर बनने, कभी अगर भगवान न करे ऐसा हो, टीचर जो होता है एक असफल व्यक्ति आपके सामने होता है, किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से हो सकता है अपने क्षेत्र में असफल हो जाए, तो लेकिन असफल होने के बाद वो बहुतों को सफल बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब असफल होने के बाद जो बहुतों की सफल होने की कुर्सी पे आके खड़ा होता है ना स्टेज पे, तब वो जो अपने पढ़ने के दरमियान नहीं पढ़ा, फिर वह पढ़ना स्टार्ट करता है। अपने पढ़ने के दरमियान केवल लक्ष्मीकांत से ही काम चल गया और हो जाते थे ठीक ठाक, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब पढ़ाने का दौर आया तो लक्ष्मीकांत भी पढ़ना पड़ा, डीडी वसु भी पढ़ना पड़ा, राजनारायण पांडे भी पढ़ना पड़ा, सुभाष कश्यप भी पढ़ना पड़ा, और भी तमाम इधर उधर की किताबों को पढ़ना पड़ा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखना पड़ा, एक एक बार नहीं 50-50 बार देखना पड़ा, क्योंकि ये दायरा दूसरा है। ये मेहनत कौन करे, टीचर करे, हम क्यों करें भाई। हमारा काम तो एग्जामिनेशन में जाकर के जो क्वेश्चन आए वो सही पता, जो आंसर लगा के आ जाए, सिलेक्ट होना है। अभी हमें ये नहीं बताना कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं, ये तो टीचर को बताना, वो ज्ञान ले अपना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब तक आप टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, कोशिश ये करिए कि हमें कितना, कहां से और किस तरीके से पढ़ना है। इसलिए ट्रेंड एनालिसिस का होना बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का डिस्कशन बहुत जरूरी है, बार बार हर एग्जाम में क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये सब जब करते रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये इतना लंबा चौड़ा लेक्चर मैंने आपको शुरुआत में क्यों दे दिया कि ताकि आप घराने से डरने ना पाए। घराने में कुछ ऐसा खास नहीं है, बड़ी आसानी से घराना आपको समझ में आ जाएगा। मैं शुरू करता हूं, कुछ नाम कठिन है, कुछ शैलियां अलग हैं, वही आपको देखना है। कुल मिलाकर बनारस और लखनऊ घराने के लोगों को पहचान जाइएगा, ये लखनऊ घराने से है, ये बनारस घराने से। फिर और मेहनत कर सकते हैं तो ये भी पहचान जाइएगा, ये गायक है, ये नृत्यिका है। क्लियर हुआ। हाँ, वेब सीरीज आई है, उसमें बोलता है कि जो फेल होता है वही बता सकता है कि गलतियां कहां ना करें, जो पास होगा कभी नहीं बताएगा। तो कभी अरे क्या कुछ नहीं यार, ऐसे पढ़ते रहो, हम तो 4 घंटा पढ़ते थे, कोई ऐसी मूवी नहीं छोड़ जो नहीं छोड़ा, फ्रेंडों के साथ दिन भर घूमते थे, हो गया सिलेक्शन। अब जो नहीं हुआ वो बताएगा कैसे कैसे नहीं होता है। चलिए, सफल व्यक्ति से मिलकर यह जानिए कि क्या करना है, और असफल व्यक्ति से मिलकर यह जानिए क्या नहीं करना है। ये दोनों अलग अलग दायरे हैं। अजय वर्मा जी, यहां मैपिंग नहीं है, अब आपको पीडीएफ से ही मैंने पहले बता दिया, यहां कोई मैपिंग नहीं है। यहां आप बता दिया, मैपिंग की आदत पड़ चुकी है ना कि मैपिंग से बताइए, तो आप पीडीएफ से ही पढ़ना है जो कुछ भी आपको पढ़ना है। अब मैपिंग का सिस्टम खत्म है, अब आपको जो कुछ भी पढ़ना है पीडीएफ से पढ़ना, जो 1-2 क्लासेस आपकी बची हुई हैं। महत्वपूर्ण संगीत घराने, अब देखिएगा, सबसे पहले इसमें आता है लखनऊ घराना। क्या जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को क्या टाइम पास करेंगे, सिर्फ लिखेंगे, सिर्फ टाइम जाएगा, इसलिए मैं आपको जल्दी से जल्दी यहां पे आपको मैं समझा दे रहा हूं चीजों को।
मोदू खां तथा बख्शूर खां ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, ये मोदू खां और बख्शूर खां ये दोनों के दोनों आपके तबले वादक थे, ये तबले से संबंधित थे। मोदू खां भी और आपके बख्शूर खां भी ये तबले के लखनऊ घराने के सूत्रपात इन्होंने किया, तबले वादक तबला वादक थे ये और लखनऊ घराने से संबंधित थे। और ध्यान रखिएगा, मोदू खां और बख्शूर खां, मुन्ने खां, खलीफा, वाजिद हुसैन खां और हिरेंद्र गांगुली, सौरभ गांगुली नहीं, हिरेंद्र गांगुली, ये सब तबला वादक हैं। तो दो चीजों को पकड़ना है यहाँ पर कि सर ये जो 4-5 खान बताए हैं आप, मोदू खान, बख्शूर खान, मुन्ने खान और वाजिद हुसैन खान, ये सब के सब कहां के हैं? लखनऊ घराने से। और क्या काम करते हैं? सब लोग तबला वादक हैं। क्या है? नहीं, मिल जाएगा राहुल भैया, पीडीएफ मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। यहाँ कुछ है नहीं अजय, जो वहां बचा नहीं है ना, तो अब बचा ही नहीं वो लिखने वाला चीज। जहां लिखने वाला चीज था मैं लिखता था, अब यहाँ बचा नहीं लिखने वाली चीज। तो मोदू खां, बख्शूर खां, मुन्ने खां खलीफा और वाजिद हुसैन खां, ये सब क्या है? ये सब तबला वादक हैं। उसके बाद फ्रेंड ध्यान रखिएगा, रजा खान, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रहीम सेन और इलियास खान, ये सब सितार वादक हैं। घराना सबका लखनऊ है, सब लखनऊ से ही ताल्लुक रखते हैं। तो मोदू खां, बख्शूर खां, मुन्ने खां, वाजिद हुसैन खां, हिरेन गांगुली, ये तबला वादक हैं। जबकि रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन और इलियास खान, ये सब सितार वादक हैं। तो दोनों वादक को न कर दीजिएगा, तबला वादक में कौन कौन से हैं, सितार वादक में कौन कौन से हैं, और ये लखनऊ घराने से सब है, ये तो क्लियर ही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते चलूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहीम सेन है, सबसे ज्यादा रहीम सेन ही पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, सर्कल कर दे रहा हूं, रहीम सेन। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वह मोदू खां व बख्शूर खां है। क्या? मोदू खां और बख्शूर खां है। अब आगे बढ़ते हैं। कोदऊ सिंह, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद, ये पखवाज वादक है, एक भी नहीं पूछा जाता है। हाँ, सादिक अली खां, ये पूछा जाता है, ये स्टार लगा दे रहा हूं इसमें। सादिक अली खां जो है आपके फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, सादिक अली खां ये सारंगी वादक है। क्या? ये आपके सारंगी वादक हैं, सादिक अली खां। उसके बाद ध्यान रखिएगा, सूरज खान, चांद खान, छज्जू खान, दुल्ले खान, गुलाम हुसैन, रहमान बाई और चंद्राबाई, ये सब ख्याल गायिकाएं हैं। ये ख्याल गायिकाएं क्या है? गायिकाओं की अपनी अपनी शैली होती है। वर्तमान में आप कहते हैं ये पॉप सॉन्ग हुआ, ये वेब सीरीज हुआ, ये मिक्स हुआ, ये ऐसे सॉन्ग हुए, रिमिक्स वाले हुए। तो वैसे उस समय की भी अपनी अपनी शैलियां थी। तो ख्याल गायिकाएं थी ये सब, जो सूरज खान, चांद खान, छज्जू खान, दुल्ले खान, गुलाम हुसैन या रहमान बाई और चंद्राबाई थी। इंपॉर्टेंट क्या है? केवल दो नाम, छज्जू खान याद रखिएगा, रहमान बाई याद रखिएगा, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रख पाइए तो करिए, नहीं स्किप करिए। छज्जू खान और रहमान खान, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको मत छोड़िएगा, बाकी सब छोड़ सकते हैं। ये सब ख्याल गायिकाएं हैं, लेकिन सब कहां की हैं? सब की सब लखनऊ घराने की हैं। उसके बाद आपका आता है महाराजों का जमाना। विंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, शैलजा सिंह और तनुश्री। सारे महाराज, केवल दो लोगों को याद रखना है, शैलजा सिंह और तनुश्री। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? अच्छन महाराज, अच्छन महाराज, कालका महाराज, लच्छू महाराज, ये तीन जरूर याद रखिएगा। और विंदादीन को, ये सब क्या है? ये सब आपकी कथक नृतक है, ये सब कथक नृतक है। और किस घराने से हैं? लखनऊ से हैं। अब आप कहेंगे सर महाराज और खान को मैंने लखनऊ में लिंक कर दिया। सर पॉलिटिक के लास्ट के पीडीएफ नहीं मिले अभी तक, ठीक है, चलिए मिल जाएंगे भैया। जसवंत सिंह, विंध्यादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, शैलजा सिंह, तनुश्री, ये सब कौन सी है? ये कथक नृतक है। आगे बढ़ते हैं। अब बनारस घराना आ गया, तो बताओ क्या मुश्किल थी इसमें? आपको कौन सी बड़ी चीज थी? अरे भाई, ये सारे खान, ये सारे आपके महाराज, ये लखनऊ घराने से थे। इंपॉर्टेंट कितने को लगाया है? अच्छन महाराज, कालका महाराज, विंध्यादीन और शैलजा सिंह को ये मैंने याद कर लिया। कहां से थे? ये कथक नृतक थे। और रहमान बाई, छज्जू खान, ये ख्याल गायिकाएं थी। सादिक अली खान साहब सारंगी वादक थे। और मैंने यहां पे याद कर लिया बख्शूर खां, मोदू खां और रहीम सेन, यही 5 नाम को याद किया और सबको मैंने छोड़ दिया। ये सब तबला वादक थे, जबकि ये सब सितार वादक थे। और जितने भी महाराज वाले हैं ये सब नृतक थे। कंप्लीट हो गया लखनऊ घराना। इससे बाहर ना आज तक 20 सालों में प्रश्न पूछा गया है लखनऊ घराने से, ना इससे बाहर पूछा जाएगा। इतना याद करने में क्या मुश्किल है भाई? इतना तो करना ही पड़ेगा ना। आगे बढ़ते हैं। बनारस घराना, बनारस घराने की बात की जाए तो पंडित शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, बड़े अच्छे अच्छे नाम है बनारस घराने में, मजा आएगा पढ़ने में एकदम। शिवनंदन मिश्र, वहां खान का ही बाहर थी पूरी, सारे खान उधर दिख रहे थे आपको। अब यहां देखिए क्या दिख रहे हैं आपको? शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, हरिशंकर मिश्र, महादेव मिश्र, सितारा देवी, अलखनंदा। केवल एक नाम मैं यहां आपको बताता हूं, बड़े रामदास, छोटे रामदास, और यहां ट्रिपल स्टार लगाता हूं सितारा देवी पर।
अगर आप लोग अच्छे कंपटीटर हैं तो इसके इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं सितारा देवी को। ये सब नृतक हैं, वो सब भी नृतक थे, जितने महाराज थे वो भी नृतक हैं, लेकिन वो सारे महाराज लखनऊ घराने से थे। लेकिन यहां जो आप देख रहे हैं छोटे रामदास, बड़े रामदास, और दोनों मिश्र और सितारा देवी, ये भी नृतक हैं, लेकिन ये बनारस घराने से है। तो ये सितारा देवी जरूर याद रखिएगा, और बड़े रामदास, छोटे रामदास, बाकी सब भूल सकते हैं। उदय शंकर, गोपी कृष्ण, ये नृत्यकार है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आया इंपॉर्टेंट, छोटी मैना, बड़ी मैना, छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी और मोती केशर, ये सब ठुमरी और टप्पा गायिकाएं हैं। क्या ये सब ठुमरी और टप्पा, ये टप्पा शैली है, ये ठुमरी और टप्पा गायिकाएं हैं सब। क्या नाम है? छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई। 3 नाम याद रखिए, सब छोड़ दीजिएगा। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई। मिश्र जी, सितारा देवी, छोटी मैना, बड़ी मैना, सब कहां से है? बनारस घराने से। लेकिन ये जो आपके सितारा देवी और जो सब मिश्र लोग हैं, ये नृतक हैं, जबकि ये सब गायिकाएं हैं, खासकर छोटी मैना, बड़ी मैना और रसूलन बाई। उसके बाद इसमें एक भी नहीं छोड़ना है, ठुमरी गायिकाएं, इसमें एक भी नहीं छोड़ना है, आपको ध्यान रखिएगा। सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी। गिरजा देवी बनारस घराने से संबंधित है। मैंने उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में इनका नाम बताया था, और इनका हाल ही में निधन हो चुका है, 1 साल से ज्यादा हो गया वैसे इनका निधन हो चुका है। तो सिद्धेश्वरी देवी, एक नाम होगा बागेश्वरी देवी। हाँ, ये देखिए, सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी और बागेश्वरी देवी, ये सब ठुमरी गायिकाएं हैं। क्या ये सब ठुमरी गायिकाएं हैं? ये बनारस घराने से थी। उसके बाद देखिए, बनारस घराने से कुछ और भी याद रखना है। पंडित राम सेवक मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्रा, ये एक नाम मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, छन्नूलाल मिश्रा, ये बनारस घराने से संबंधित हैं। और ये क्या है? ये सब ख्याल गायक हैं। पशुपतिनाथ मिश्रा भी है, धर्मराज मिश्रा भी, अमरनाथ छोड़ देंगे, काम चल जाएगा। लेकिन बिस्मिल्लाह खान पूछे जाने में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सवाल। यदि बिस्मिल्लाह खान की बात की जाए तो बिस्मिल्लाह खान व मुमताज खान दोनों क्या है? शहनाई वादक है। क्या है? शहनाई वादक है। और एक पूछ लिया जाता है, मैंने मेंशन नहीं किया, शायद छूट रहा है यहां पर, मैं ओरली बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। एक है अमजद अली खान। अमजद अली खान जो है ये सरोद वादक है। अमजद अली खान पूछा जाए तो ये सरोद वादक हैं, जबकि बिस्मिल्लाह खान पूछा जाए तो ये शहनाई वादक हैं। तो अलाउद्दीन खान व उनके शिष्य पंडित रविशंकर, मुश्ताक अली खान, वीरेंद्र कुमार मिश्र, ये सब सितार वादक हैं बनारस घराने से। ये सब क्या है? ये सब सितार वादक हैं। तो यहां पर मैंने 3 नाम को अंडरलाइन किया है, छन्नूलाल मिश्रा को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को और रविशंकर को याद कर लीजिएगा, ये सितार वादक है, पंडित रविशंकर को। और शायद मैंने नाम लिखा भी था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जहां लिखा था वही पंडित रविशंकर भी लिखा था, जब बनारस वाला नक्शा मैंने बनाया था वहां पे कि बनारस से कौन कौन से व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वहां मैंने ये मेंशन किया था। नोट, इटावा घराना